हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम देख रहे हैं सर्वे में हम एक के बाद एक चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। ये बात करता है इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या कहना है, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे, हम किस तरह से इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द कोर फीचर होती है ना, तो फाउंडेशन होती है। तो अगर ऐसे में सरकार इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करती है तो जॉब क्रिएशन होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। इसी पे चलिए शुरू करते हैं, क्या एग्जैक्टली गवर्नमेंट का कहना है। देखिए, आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं इन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। बात है इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंडेक्स की बात की गई, प्रोडक्शन इंडेक्स की बात की गई है। यहाँ पे सर्वे कह रहा है कि हम कोर इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील, कोल, एमएसएमईज पे फोकस करेंगे, टेक्सटाइल पे फोकस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे करेंगे और फार्मास्यूटिकल पे करेंगे। तो इसका हमने सेक्टोरल एनालिसिस जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की भी काफी ज्यादा बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को रोड्स, रेलवे, सिविल एविएशन, पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, टेलीकॉम, पेट्रोलियम, क्रूड और नेचुरल गैस, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड किस तरह से रहा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी जो है योगदान ज्यादा रहा है। नो डाउट आपने देखा कि 30% से लेके हम 32% से लेके हम कहीं 30% पे आ गए हैं पिछले 10 साल में। अगर हम एवरेज देखें तो फिर भी हम 30% के ऊपर ही सेल कर रहे हैं। यानी हमारी टोटल जीडीपी का 32% जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं ओवरऑल क्या कहता है। देखिए, ओवरऑल ये कहता है कि अगर हम नॉमिनल जीवीए की बात करें तो 25.9% कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और बाकी यूटिलिटी सर्विसेज की बात करें, याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज, तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम देखा जा रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपीरियंस की है। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर है वो 22.9% के हिसाब से ग्रो किया है। अब एक टर्म हम बार बार पढ़ते आए हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसे याद रखिएगा, हमने क्लास 1 में भी डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे बस ये है कि नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। देखिए, नेगेटिव ग्रोथ कहीं ना कहीं पेंडेमिक का इम्पैक्ट था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जानती थी कि ग्रोथ जो है नेगेटिव रहेगी। बट हाँ, वहां पे भी अब आपको रिकवरी देखने को मिल रही है अगले 2 क्वार्टर्स में या फिर इस फाइनेंशियल ईयर में आपको यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ परफॉर्मेंस की हम बात करें तो पहले ईयर्स की कंपैरिजन अच्छी परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे आता है प्रीलिम्स में क्या फैक्ट हमसे पूछा जा सकता है। हमसे पूछा जा सकता है कि कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। अगर हम उनका 8 कोर इंडस्ट्रीज को मैप करने की कोशिश करें तो हम उसको नंबर्स में या उसको नेम्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात है कि ग्रोथ का रीजन क्या है। तो देखिए, परफॉर्मेंस स्टील सेक्टर में बेटर रही है, सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है जिस तरह से रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ी है, नेचुरल गैस कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ी है, कोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी डिमांड बढ़ी है। 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आपने नेगेटिव ग्रोथ देखी है, वो है फर्टिलाइजर और क्रूड ऑयल। देखिए, फर्टिलाइजर के केस में आपको भी पता है कि नेचुरल फर्टिलाइजर का यूसेज जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, सस्टेनेबल फर्टिलाइजर का या सस्टेनेबल मेन्योर का जो यूसेज है वो प्रमोट कर रही है, वो एक रीजन है। और इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा कहीं ना कहीं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी लंबे समय तक पेंडेमिक पे बंद रहा, लॉकडाउन रहे, तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो कम रही। तो इलेक्ट्रिसिटी तो कई लोगों ने घर पे भी इनफैक्ट जो यूसेज है वो ज्यादा रहा, लेकिन जब हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की तो मूवमेंट बंद था, मोबिलिटी बंद थी। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें नेगेटिव या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखिए बहुत ज्यादा नहीं रही है। कहीं ना कहीं हमारी टोटल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन जो है वो काफी कम रहा है। इनफैक्ट आरबीआई का एक बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स आता है, याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो आरबीआई पब्लिश करती है। अब क्या कहती है आरबीआई इसके बारे में, आरबीआई कहती है कि स्टेबल रहा है, थोड़ा सा डाउनटर्न देखा लेकिन कहीं ना कहीं अब हम अपटर्न देख रहे हैं। तो इस बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स में आरबीआई ये देखती है कि कौन कौन से सेक्टर्स कैसे कैसे ग्रो करेंगे, किस तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे माइनिंग एंड क्वेरिंग की, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, अदर सर्विसेज की, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो देखी गई है। ग्रोथ स्लाइड है, ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ, जिसे हम कहते हैं ना कि एक वी शेप रिकवरी, जो हर कोई कहता जा रहा है कि यहाँ पे आपको वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी, तो वो यहाँ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। अभी मैंने आपसे पूछा था आईआईपी के 8 कोर इंडस्ट्रीज बताइए। देखिए, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आपके टिप पे होनी चाहिए। ये है कोल, ये है क्रूड ऑयल,
नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपने कितनी कैपिटल फॉर्म करी, मतलब गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से क्या क्या कैपिटल फॉर्म हो रही है। यूजुअली अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करेंगे तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो 40% के आसपास है। भारत में ये 28-30% के आसपास चल रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज में एक 5 to 5.4% का ग्रोथ देखा गया है। ग्रॉस बैंक क्रेडिट इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसमें भी ग्रोथ देखी गई है। इनफैक्ट बैंक का जो क्रेडिट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो भी काफी बड़ा है। अब यहाँ पे क्रेडिट की डिमांड आने लगी है। देखिए, जब जब इंडस्ट्रीज क्रेडिट की डिमांड लेके आती है, इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर रही है। इंडस्ट्रीज बैंक से क्रेडिट लेके इन्वेस्टमेंट करती हैं, इन्वेस्टमेंट से लेके प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से जॉब क्रिएशन होता है और सप्लाई जो है मार्केट की मीट की जाती है। तो अल्टीमेटली ये मार्केट की सप्लाई मीट करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है और यहाँ पे प्रोडक्शन होने से जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो मेनी फोल्ड्स बढ़ता है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन होता है, सरकार के टैक्सेशन करने के, सरकार का जो टैक्स है वो भी बढ़ता है। अब यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, जैसे माइनिंग, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, कोल प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर फ्यूल, रबर, प्लास्टिक, इंफ्रा। यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखा गया है क्रेडिट ग्रोथ में। यानी लोग जो है अब क्रेडिट लेके इंडस्ट्रीज को, या फिर इंडस्ट्रीज में एक तरह से मूवमेंट देखा गया है कि क्योंकि अब वो बैंक से क्रेडिट की डिमांड कर रहे हैं, बैंक से पैसा मांग रहे हैं, इनफ्लो क्रेडिट का बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इंडस्ट्रीज जो हैं, ये सेक्टर्स जो हैं वापस से आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करेंगे एफडीआईस का क्या हाल रहा। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर एफडीआईस काफी ज्यादा हैं तो एफडीआईस से कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। एफडीआई सिर्फ मनी लेके नहीं आती, एफडीआईस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करती है। एफडीआई उस कंट्री की जो ग्लोबल आप कह सकते हैं डिमांड है, या जो ग्लोबल उसकी पोजीशन है, वो भी इंक्रीज करती है। अगर लेटेस्ट से कि भारत में बहुत ज्यादा एफडीआईस यूएस से हैं, भारत में बहुत ज्यादा एफडीआईस यूरोपियन नेशन से हैं, तो उन कंट्रीज का भारत की तरफ एक सॉफ्ट आप कहेंगे कॉर्नर रहेगा ही रहेगा, और इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर इस तरह से दिखा सकता है। तो एफडीआई का इनफ्लो जो है काफी ज्यादा रहा है। इनफैक्ट 10% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी हर साल अगर 10% एफडीआई आ रही है तो आप समझिए कि भारत में लगने वाली फैक्ट्रीज, भारत में आने वाला रोजगार, भारत में आने वाली टेक्नोलॉजी में एक मैसिव राइज जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के केस में नेट प्रॉफिट जो रहा वो भी काफी ज्यादा रहा। मतलब गवर्नमेंट जहां एक तरफ से कह रही है कि हम बिजनेस को लेके काफी, मतलब गवर्नमेंट के जो सीपीएसईज हैं उसको लेके हम थोड़े से चिंतित हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है सीपीएसई का वो बड़ा है, और प्रॉफिट बढ़ने से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो लॉसेज हैं वो कम होंगे। इनफैक्ट आगे गवर्नमेंट कहती है कि हम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे जो शेयर होल्डिंग्स हैं जिसमें हम यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर लेके बैठे हैं, जहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डर है उसको हम स्ट्रैटेजिकली डिसइन्वेस्ट करेंगे। मतलब कंपनीज जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगी, जिससे आने वाले समय में सीपीएसई से होने वाले प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या फिर कहें लॉसेस कम होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे सरकार कह रही है कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स केवल बेयर मिनिमम प्रेजेंस के लिए होंगे, यानी सारी सीपीएसईज जो हैं वो नहीं स्ट्रैटेजिक सेक्टर में रहेंगी। इनफैक्ट कुछ ही, जैसे हम न्यूक्लियर की बात करें, आर्म्स एम्यूनिशन की बात करें, वहां पे सरकार फिर भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर मेंटेन कर सकती है। बाकी चीजें सरकार जो है नॉन स्ट्रैटेजिक मैनर में मेंटेन करेगी। यहाँ पे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शंस हैं, प्राइवेटाइजेशन है, उसको प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो कहा जाता है कि सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वे कहता है कि व्हीकल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेके आई, जिसको लॉन्च किया गया, जिसने एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल सेक्टर के को ध्यान में रखते हुए भी डेवलप किया जाएगा। इनफैक्ट इसके लिए गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग लगभग 3000 करोड़ की अगले 5-6 साल में, पिछले 5-6 साल में कर चुकी है। देखिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है? ये एक ऐसी फंडिंग होती है जहां पे कोई भी पीपीपी मोड में, लेटेस्ट से प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड का कोई प्रोजेक्ट है, वो फंडिंग जुगाड़ करने में, फंडिंग लेने में अब असमर्थ हो जाता है, फेल हो जाता है, तो गवर्नमेंट वहां पे जो वायबिलिटी गैप होती है, मतलब जो भी गैप रह जाता है फंड्स का, वो गवर्नमेंट यहाँ पे फुलफिल करती है। इसके अलावा आपने देखा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की भी बात की गई है। यहाँ पे हम किस तरह से अगले 4 साल में लगभग 6 लाख करोड़ जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से एसेट्स हैं मोनेटाइजेशन के लिए? रोड्स, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन, नेशनल गैस पाइपलाइन, पावर जनरेशन, टेलीकॉम सेक्टर, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, स्टेडियम, तो ये सब सरकार जो है वो बात कर रही है इन्वेस्टमेंट को लेके। अब इस तरह से आप देख रहे हैं एफडीआई जो है हमारे पिछले 5 साल में ऑल टाइम हाई है। आप देख रहे हैं किस तरह से टोटल एफडीआई फ्लोज जो है वो बढ़ते गए हैं। इसका मतलब भारत जो है वो अब ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट का सेक्टर बनता जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे सर्वे जो है वो कोविड-19 में चेंज हुए एफडीआई पॉलिसीज की बात करता है। वो कहता है कोविड-19 में कुछ एफडीआई रिफॉर्म्स हुए। क्या क्या वो रिफॉर्म्स हैं?
डिफेंस सेक्टर में काफी बड़ा रिफॉर्म देखा गया है। डिफेंस सेक्टर में 74% जो है ऑटोमेटिक रूट पे अब एफडीआई अलाउड है, जो कि पहले 49% थी। ऑटोमेटिक रूट मतलब लेटर से आपने एक कंपनी फॉर्म की, उसमें आने वाला 74% की हिस्सेदारी अगर कोई लेता है, कोई फॉरेन कंपनी लेती है, तो आपको भारत सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको 100% तक उस कंपनी को विदेशी बनाना है, यानी किसी एफडीआई के थ्रू स्टैब्लिश करना, तो वहां पे गवर्नमेंट से परमिशन लेना नेसेसरी है। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग एफडीआई नॉर्म्स को लिबरलाइज किया गया, जिससे डिफेंस सेक्टर में बाहर से, यूरोप से आने वाली कंपनीज, अमेरिका से आने वाली कंपनीज और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जिससे बेनिफिट जो है वो मल्टीफोल्ड हो और भारत में मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल हो सके। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई देखा गया 100% कई जगह पे। इनफैक्ट ऑटोमेटिक लिमिट में तो 74% है, लेकिन कई कंपनीज के लिए कहा गया कि आप 100% ला सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पेट्रोलियम नेचुरल गैस सेक्टर में 100% तक इन्वेस्टमेंट परमिट किया गया है ऑटोमेटिक रूट, और टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ पे 100% ऑटोमेटिक रूट से। टेलीकॉम सेक्टर के इस समय आप देख रहे हैं कंडीशन बहुत खराब है, बहुत कम यहाँ पे प्लेयर्स रह गए हैं। किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अच्छे से काम करने के लिए कंपटीशन का होना बहुत नेसेसरी है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई इसमें हो। अच्छा, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितने अपॉर्चुनिस्टिक एक्विजिशन है, टेक ओवर्स हैं, उसको सरकार कह रही है हम बंद करेंगे। मतलब हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा कैपिटलिस्ट मॉडल है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ ना बढ़े। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब जहाँ पे कुछ एक कंपनियां उस मार्केट का फायदा ले जाती हैं गवर्नमेंट सपोर्ट से, लेकिन यहाँ पे सरकार कह रही है कि हम लिबरल पॉलिसी लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी स्टैब्लिश हों। इस तरह के जो मर्जर एक्विजिशंस हैं, जो अपॉर्चुनिटी को कर्ब करने के लिए लाए जा रहे हैं, मतलब जो जो कंपटीशन को खत्म करने के लिए जो एंटी कंपटीशन इन नेचर है, उस पर सरकार ध्यान देगी। ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ाई जाएगी और एक एफडीआई मॉनिटरिंग सेल रहेगा, इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बैठेगी जो देखेगी कि जो एफडीआई आ रही है उसके पर्पस क्या है। क्या आपका एफडीआई लाने का पर्पस प्रॉफिट मेकिंग है, आपके एफडीआई लाने का पर्पस मोनोपोलाइजेशन है, तो सरकार इस पे काफी ज्यादा ध्यान रखेगी। इनफैक्ट आगे बात करती है, सर्वे बात करता है प्रोडक्शन कंजप्शन की। स्टील में कंजप्शन प्रोडक्शन दोनों ही कम रहा, देखिए, क्योंकि वर्ल्ड ओवर डिमांड नहीं थी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वीक था, पुअर था। आप देखेंगे कंज्यूमर सेक्टर भी कहीं ना कहीं पुअर तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड और कंजप्शन दोनों ही स्टील की खत्म थी। इसके अलावा एमएसएमई की डेफिनेशन जो है सर, यहाँ पे सर्वे बता रहा है कि किस तरह से नई डेफिनेशन एमएसएमई की आ चुकी है। देखिए, माइक्रो के केस में जो नई डेफिनेशन वो ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट टर्नओवर, जहाँ पे ये 1 करोड़ का होना चाहिए और एक्सीड नहीं करना चाहिए 5 करोड़ का। ठीक है, तो प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ये हो गई आपकी माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट एंड टर्नओवर के केस में इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो होगी माइक्रो एंटरप्राइज। और मीडियम एंटरप्राइज जो होगी, वहां पे 50 करोड़ और 250 करोड़ यानी मशीन का इन्वेस्टमेंट और टोटल टर्नओवर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये नई डेफिनेशंस जो है याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा एक परख करके यूनिफाइड लेबोरेटरी नेटवर्क की बात की गई है। यहाँ पे बात किया गया है किस तरह से हम सर्टिफिकेशन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे पोर्टल का नाम है परख। ये करेगा क्या, ये मैप करेगा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ को, और साथ ही साथ ये लेबोरेटरी जो है वो डेवलप की जा रही है विद मीति जो कि मिनिस्ट्री है, और साथ ही साथ भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये बेसिकली सर्टिफिकेशन देगी किस तरह से, या टेस्ट एक्रेडिशन देगी हमारे प्रोडक्ट्स को लेके। अब आगे हम देखेंगे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। सरकार यहाँ पे यही कह रही है कि मार्च 2020 में हमने इसको लॉन्च किया, और स्पेसिफिकली ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन ले करेंगे उतना ज्यादा इंसेंटिवाइज आपको सरकार द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप नई टेक्नोलॉजी लेके आइए, एफडीआईज लेके आइए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए और हमसे बेनिफिट जो है वो लीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे ट्रेड एंड ट्रेड ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेके भी कहीं ना कहीं आपको ये बात याद होगी, कोविड के टाइम पे आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसने आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर जो है हमारा ऑल टाइम बेटर रहा है। कहीं ना कहीं डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर में एफडीआई जो है वो इस बार थोड़ी सी कम है, लास्ट ईयर वो कोविड के टाइम में ज़्यादा थी, एफडीआई कम है। आगे सर्वे बात करता है सेक्टोरल डेवलपमेंट की। एक एक सेक्टर करके देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करता है, स्टेट हाईवेज जो है उसका आप देख ही रहे हैं किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ पे एक्सप्रेसवेज बनाते जा रहे हैं,
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश कितनी अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया गया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट जो है लगभग 36.5 किलोमीटर पर डे का हाईवे बना रही है, मतलब रोज 36 किलोमीटर पर किलोमीटर का हाईवे भारत में बन रहा है। रेलवे की बात की जा रही है, थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में और सिंगल मैनेजमेंट बॉडी है। याद रखिएगा, सिर्फ अकेली एक कंपनी पूरा का पूरा रेल नेटवर्क इंडियन रेलवेज मेंटेन करती है। 68,000 किलोमीटर का रूट है, यानी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम कहा जा सकता है। ट्रैफिक के केस में यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेट ट्रैफिक काफी हाई रहा, क्योंकि देखो काफी लंबे समय से पैसेंजर ट्रेन्स बंद हैं। फ्रेट ट्रैफिक जो है वो टाइमली इस बार पहुंच रहा था। पैसेंजर ट्रेन्स बंद होने से जो लाइन पे बर्डन है, जो रेलवे लाइंस पे बर्डन है वो कम था, कम ट्रेन चल रही थी, तो पैसेंजर ट्रैफिक नहीं होने की वजह से फ्रेट ट्रैफिक काफी हाई रहा और उससे बेनिफिट जरूर मिला है प्रोडक्शन को। इसके साथ साथ इंडियन रेलवेज ने अपने आप को इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिससे अपने आप को अपग्रेड किया है। जैसे कि कवच करके एक नई टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। वंदे भारत ट्रेन को लाया जा रहा है। इनफैक्ट सरकार ने भी अनाउंस किया हम 300-400 प्लस वंदे भारत लेके आएंगे। रिडेवलपमेंट हो रहा है स्टेशंस का। किसान रेल जो कि स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी पेरिशेबल गुड्स को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए लगाई जा रही है। साथ ही साथ डिफिकल्ट टेरेन में जैसे ऋषिकेश, करण प्रयाग जैसी रेल नेटवर्क्स को डेवलप किया जा रहा है। वाईफाई फैसिलिटीज को भी यहाँ पे दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन जो है इससे इक्विप हो रहे हैं। इसके लिए सरकार बात करती है एक नेशनल रेलवे प्लान की, जिसमें हम लगभग रेलवे नेटवर्क को 2050 तक काफी ज्यादा ग्रो कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे रेल की जो यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी का वो कम होगा। आपको याद होगा हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में बात की थी किस तरह से रेलवे अपनी एनर्जी नीड्स को भी कम करने की बात कर रहा है। तो मॉडल शेयर यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 से 45% होगा फ्रेट का, यानी टोटल रेल के जो रेवेन्यूज है उससे 40-45% जो है वो फ्रेट रेवेन्यूज होना चाहिए और साथ ही साथ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2023 तक इसको भी अचीव करने की बात टारगेट जो है नेशनल रेल प्लान में रखा गया है। सिविल एविएशन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है। कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़ चुके हैं। उड़ान स्कीम आने के बाद डोमेस्टिक एयर जो ट्रैवलिंग है वो काफी ज्यादा थ्रस्ट मिला है। पूरे देश का आम नागरिक के चलते जो कैब्ड फेयर्स हैं उससे हर कोई फ्लाई कर पा रहा है। तो यहाँ पे लगभग कहा जा रहा है कि जो ट्रैफिक है वो डबल हुआ है कहीं ना कहीं। हाँ, कोविड के टाइम पे बंद रहा था लेकिन अब वापस से बूस्ट हो रहा है। इनफैक्ट हमने जो एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स बनाए थे कंट्रीज के साथ, ट्रैवल अरेंजमेंट्स किए थे, उससे हमारा जो एयर जो एविएशन सेक्टर है वो कहीं ना कहीं ग्रो करता रहा, बंद नहीं हुआ, ग्रो करता रहा। अब डिसइन्वेस्टमेंट एयर इंडिया में किया सरकार ने, अब अपने जितनी लाइबिलिटीज है वो नई कंपनी को दे दी है। प्राइवेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। आपने देखा जिस तरह जीएमआर एयरपोर्ट, अदानी एयरपोर्ट, ये अब एक काफ़ी अच्छी सर्विसेज एयरपोर्ट लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें तो छोटे शहरों में जो उड़ाने हैं अब, यानी छोटे शहरों को कनेक्ट किया जा रहा है बड़ी सिटीज से। इसके साथ साथ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल के लिए इंसेंटिवाइजेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। अब आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट आएगा प्राइवेटाइजेशन एविएशन सेक्टर का काफी बेनिफिशियल रहा है। देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे हमेशा कहती है कि एविएशन काफी लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है, तो हम इसकी वजह से काफी ज्यादा हमारा जो ध्यान है, पैसा है, वो इस सेक्टर पे जाता है। तो एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट होने से अब हम यहाँ पे बात का ध्यान रख रहे हैं कि अब ये सेक्टर जो है ग्रो करे। यहाँ पे इनफैक्ट कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव भी किया था एयर इंडिया को, टाटा ने एक्वायर भी कर लिया, 100% स्टेक सेल भी कर दिया, यानी अब जो एयर इंडिया है वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज किया जा चुका है। साथ ही साथ सरकार जो है एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन की भी बिडिंग कर रही है और अच्छी सर्विसेज देने की बात कर रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एनुअल ट्रैफिक के हिसाब से जो कंपनी है उसको सरकार को एक मिनिमम पेमेंट देना होगा, यूजर फी देनी होगी और यूजर फी वो आगे अपने जो भी पैसेंजर है, जब आप एक एयर टिकट परचेज करते हैं तो उसमें आपके यूजर फी जो आप एयरपोर्ट यूज करने के लिए आपका जो खर्चा होता है वो उसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सरकार कम यूजर फी लेके, यानी कंपनी जो है कम यूजर फी लेके बेहतर सर्विसेज प्रदान कर रही है। आगे बात की गई है पोर्ट्स की, तो पोर्ट का डेवलपमेंट काफी अच्छा रहा है। इनफैक्ट पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के चलते आपने देखा किस तरह से ओवरऑल कनेक्टिविटी जो है देश में इंप्रूव हो रही है। तो कैपेसिटी जो है 13 मेजर पोर्ट्स की लगभग 79% बढ़ाई जा चुकी है। पोर्ट्स जो हैं वो बेटर ट्रैफिक हैंडल कर रहे हैं। इनफैक्ट टर्न आउट टाइम जो है, एक शिप जब आता है इंडिया के पोर्ट पे डॉक होता है फिर वापस जाता है, तो वो काफी कम कर दिया गया। 2 से 3 दिन में वो शिप वापस लौट जाता है। तो अल्टीमेटली जो आपने देखा कि मेजर पोर्ट्स पे जो 62 घंटे थे अब वो 55 आवर्स तक कम किए जा चुके हैं। छोटे पोर्ट पे टाइम और कम है। लगभग इंडिया की जो फ्लीट है वो वर्ल्ड की जस्ट 1.2 है। ये कौन सी फ्लीट है? ये है हमारी मर्चेंट नेवी, यानी जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व है। सरकार इनके लिए काफी स्कीम्स लेके आई है। शिपिंग कंपनीज के लिए ग्लोबल टेंडर्स लेके आई है। सागरमाला करके एक नेशनल प्रोग्राम है जो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और कनेक्टिविटी एनहांसमेंट की बात करता है। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 लेके आया गया है जो प्लान करेगा
बड़े बड़े पोर्ट्स और उनको रेगुलेट करेगा। साथ ही साथ कैप्टिव पॉलिसी जो है पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज की वो भी प्रिपेयर की गई है। मैरीटाइम विजन जो है 2030 का वो लाया गया है। यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट जो है रिलीज किया गया है, कोऑर्डिनेटेड एक्सीलरेटेड ग्रोथ की बात की गई है और कहा जा रहा है कि नेक्स्ट डिकेड जो है वो पोर्ट्स की होगी। इंडियन वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज सॉरी, उसके लिए भी सरकार काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। 4 वाटरवेज आपने देखा ऑपरेशनल है, बाकी वाटरवेज को लाने की कोशिश की जा रही है। सो आइडिया यही है कि हमारा जो इनलैंड वेसल एक्ट को हमने रिप्लेस किया रिसेंटली, वो एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक एडवांटेजेस की बात कर रहा है। इसके अलावा जल विकास प्रोजेक्ट जो है बनारस से हल्दिया, जो कि हमारा नेशनल वाटरवे 1 है, उसको हमने अच्छे से डेवलप किया, ऑग्यूमेंट किया है। साथ ही साथ आप देखेंगे मल्टी मोडल टर्मिनल्स जो कि बनारस और साहिबगंज पे डेवलप किए जा चुके हैं। साथ ही साथ हल्दिया और साथ ही साथ नेविगेशनल लॉक जो है फरक्का पे, वो भी यहाँ पे अचीव किया जा चुका है। आगे बात करता है सर्वे टेलीकॉम सेक्टर की, किस तरह से फोन सब्सक्राइबर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट नैरो ब्रॉडबैंड का जो शेयर है वो भी बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी का जो मेजर्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, पेनिट्रेशन जो है बढ़ाया जा रहा है। घर घर अब आप देखेंगे ब्रॉडबैंड सर्विसेज मिल रही हैं। उसके लिए एक हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उसको आपने देखा, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड कर दिया और घर घर जो है कनेक्टिविटी दी जा रही है। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, याद रखिए कहाँ के लिए आया, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और आइलैंड्स के लिए, ये गवर्नमेंट लेके आई और साथ ही साथ इसमें हाईवेज को भी अच्छे से कनेक्ट करेगी। इसके बाद बात आती है पेट्रोलियम और क्रूड नेचुरल गैस की। तो लगभग इंडिया जो है 80% अपने इंपोर्ट नीड्स का इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में प्रोसेसिंग होना, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना, उसको फाइनल पोर्ट तक, उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, इसके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो लक्ष्य भारत पोर्टल है जो कि ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशन के केस में। तो याद रखिएगा लक्ष्य भारत पोर्टल किससे रिलेटेड है, ये है ऑयल एंड गैस के प्रॉपर डिलीवरी में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी। फिर उज्ज्वला 2.0 आ चुका है, 1.0 अब सक्सेसफुल हो गया था, 2.0 पे आ चुके हैं, जिसमें एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन है। पहला रिफिल जो है वो फ्री है, स्टोव फ्री है। साथ ही साथ नेशनल गैस ग्रिड और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रही है, जिससे सिलेंडर की डिमांड बड़े शहरों में कम हो जाए। पाइप्ड नेचुरल गैस की यहाँ पे बात की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कैप्टिव पावर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ाई जा रही है। मोर और लेस सबसे ज़्यादा इस बार थ्रस्ट है रिन्यूएबल का। तो सोलर, विंड, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो जो है वो 24% कॉन्ट्रीब्यूशन पे आ चुकी है। यानी अभी भी हम ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आगे हमें जाना है, लेकिन फिर भी हम पहले से बेटर ऑफ हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो एनर्जी ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, जिसे एटीएन आप लॉस कहते हैं, अब वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए गए हैं, ठीक है। 30% से 20%, लगभग 35% होते थे, अब 20% तक आ गए हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है, जो आपकी ट्रांसमिशन कंपनीज हैं, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स हैं, उनको अब कम लॉसेज होंगे और उनके लॉसेज कम होने का मतलब है कि बैंकों के कर्जे वो चुका पाएंगे। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात की जा रही है, जिससे एनर्जी को सिंक्रोनाइज किया जाएगा, सोलर विंड एनर्जी जो है ग्रिड के थ्रू भेजी जाएगी। साथ ही साथ क्वार्टरली अकाउंटिंग की बात की जा रही है लॉसेस को मिनिमाइज करने की। आगे यहाँ पे है टेलीकॉम सेक्टर के रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए। देखिए रैशनलाइजेशन है, आप प्राइसेस के रैशनलाइजेशन करें। एजीआर के इशू को गवर्नमेंट अब सॉल्व करने की बात कर रही है। बैंक गारंटीज दे रही है लाइसेंस फी के लिए। इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किए जा रहे हैं, पेनल्टीज जो है वो कम किए जा रहे हैं या फिर खत्म किए जा रहे हैं, जिससे कि ये कंपनीज जो है वापस से परफॉर्म कर सके। साथ ही साथ ऑक्शंस जो हैं अब वो ठीक से करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ स्पेक्ट्रम टेन्योर की बात बढ़ाई जा रही है, लंबे समय के लिए टेन्योर दिया जाएगा 20-30 साल के लिए। सरेंडर करने पे किस तरह से सरेंडर के क्लॉज होंगे उनको लिबरलाइज किया जा रहा है। नो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस जो है उसकी भी बात की जा रही है। सो अल्टीमेटली ये है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि टेलीकॉम सेक्टर हमारा बेटर हो। प्रोसीजरल रिफॉर्म्स है, केवाईसी के कॉन्सेप्ट हैं, क्वार्टरली जो है यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑक्शंस की बात की जा रही है। सो अल्टीमेटली ये है कि टेलीकॉम सेक्टर अच्छे से ग्रो करेगा तो कनेक्टिविटी बेटर होगी। जिस तरह से अब हम ब्रॉडबैंड पे या मोबाइल कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, अगर वो ठीक से नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्राइसिस क्रिएट होगी। इसके अलावा कुछ मेजर्स बताए गए हैं। नेशनल गैस ग्रिड जो भी हमने डिस्कस किया, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, ये क्या है, एक नेशनल गैस ग्रिड को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो कैपिटल ग्रांट देगी। ये ऊर्जा गंगा जो है 50 डिस्ट्रिक्ट से निकलेगा। कौन सी? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में डेवलप किया जाएगा और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो पैन इंडिया बेसिस पे सरकार डेवलप कर रही है। यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि इस बार सरकार का थ्रस्ट रहेगा सोलर, विंड, बायोमास और स्मॉल हाइड्रो एनर्जी पे। अब बात कर लेते हैं कि सर्वे कहता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, जनरेशन की बात करें तो थर्मल अभी भी सबसे ऊपर है, याद रखिएगा थर्मल सबसे ऊपर है। थर्मल के अलावा के बाद आप देखेंगे बाकी हैं, देन उसके बाद हाइड्रो आता है और फिर 1% बस है न्यूक्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे
ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का जो अब थ्रस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी पे वो बढ़ रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आरईएस पे फोकस करें। जबकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो थर्मल सबसे ज़्यादा जनरेट भी कर रहा है। हाइड्रो अपनी कैपेसिटी के अपेक्षा ऑलमोस्ट सेम जनरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सोलर की हम बात करें तो अभी कैपेसिटी की अपेक्षा कम जनरेशन देखा जा रहा है। साथ ही साथ ज़्यादा एनर्जी लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्लीन एनर्जी नेट जीरो कार्बन एमिशन की हम बात करें, उसके लिए सरकार काफी ज्यादा अभी फोकस कर रही है पीवी पे, विंड पे, न्यूक्लियर पे, जिससे कि हमारे आर&डीज को बेटर किया जा सके और फर्दर जो है हम अपना जो 2075 का हमारा मेन टारगेट है नेट जीरो एमिशंस का, उसको हम मीट कर सके। आशा करता हूँ कि चैप्टर में इतना ही था, आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।